हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोगों को विजिबल और ऑडिबल हूँ मैं? यस सभी लोग एक बार कमेंट करके बता देंगे हाँ जी मैम ऑडिबल। अच्छा विजिबल आज मैं नहीं हो पाऊँगी क्योंकि अभी मैं मथुरा में हूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा आज बिना विजिबिलिटी के आपको सेशन लेना पड़ेगा। बट अच्छी बात है, स्क्रीन स्पेस हमको ज़्यादा मिल जाएगा। आज आपके वर्ड्स कटने नहीं वाले। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और शेयर ज़रूर कर देंगे। आवाज़ ठीक आ रही है सभी को? इज़ द वॉइस ओके? सभी को क्लियरली ऑडिबल हूँ मैं? यस चलिए ग्रेट। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी के साथ। सबसे पहला वर्ड है आपका कंपेल करना। अगर आप किसी इंसान को कंपेल कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? मैम ऑडियो काफ़ी लो है। ऑडियो लो है तो मुझे 1 मिनट दो, मैं एक बार जल्दी से ऑडियो मैं बढ़ा देती हूँ। 1 मिनट दीजिएगा बस। एक ना फ़िल्टर लगाना होता है ऑडियो बढ़ाने के लिए, दैट इज़ गेन, और गेन मैंने कर दिया है आपका 15। अब देखो, अब आवाज़ ठीक हो गई होगी। आई होप द वॉइस इज़ ओके नाउ। चलो आ जाते हैं पहले वर्ड पे। द फर्स्ट वर्ड इज कंपेल्ड। कंपेल शब्द का मतलब क्या होता है? किसी के साथ ज़बरदस्ती करना। अगर आप किसी को किसी काम करने के लिए कंपेल कर रहे हो, इसका मतलब आप उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब। तो फोर्स टू डू समथिंग बाय प्रेशर और नेसेसिटी, आप उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो। ऑब्लिगेट कर रहे हो। कोअर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका नाउन फॉर्म बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, एंड दैट इज कोअर्शन। कोअर्शन शब्द का मतलब क्या होता है? ज़बरदस्ती। आप उसको कंस्ट्रेंड कर रहे हो, फोर्स कर रहे हो कि भाई तुम्हें तो ये काम करना ही करना पड़ेगा। एंटोनिम्स वॉलंटरी है, भाई तुम्हारी मर्जी है, करो मत करो, तुम्हारे लिए ऑप्शनल है, तुम्हारे लिए फ्री है, मतलब तुम्हें करना ही नहीं करना तुम्हारे ऊपर है। एक वर्ड होता है जब इंसान के ऊपर होता है कि उसे करना ही नहीं करना, उसका वर्ड होता है डिस्क्रिशनरी। डिस्क्रिशनरी शब्द का मतलब क्या होता है? कि भाई तुम्हारे ऊपर है, करो या मत करो। इट्स बेस्ड ऑन योर डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन मीन्स तुम्हारी दिमाग पर है कि तुम्हें करना ही नहीं करना। तो जो जर्नलिस्ट है उसको ऐसा फील हुआ कि उसको ज़बरदस्ती की जा रही है। किस चीज़ की ज़बरदस्ती की जा रही है? कि उसको ट्रूथ को रिवील करना पड़ेगा, लोगों के सामने रखना पड़ेगा डिस्पाइट द रिस्क। हालांकि रिस्क है लेकिन उसको सच्चाई सबको बतानी पड़ेगी। रिवील के कुछ सिनोनिम्स बता दो मुझे जल्दी से। अगर आप रिवील कर रहे हो मतलब क्या कर रहे हो? उस चीज़ को डाइवल्ज कर रहे हो। अनवेल कर रहे हो। अनवेल, व्हील क्या होता है? घूंघट। घूंघट उठा दिया मतलब उस चीज़ को डाइवल्ज कर दिया। डिस्क्लोज कर दिया, सबके सामने ले आए। किसी का सीक्रेट सबके सामने ले आए, उसके इडियम्स क्या होते हैं? किसी का सीक्रेट अगर आप सबके सामने आए मतलब आपने रिवील कर दिया अगर सीक्रेट को, तो आपने क्या किया? लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। बीन्स को स्पिल कर दिया, राइट? स्पिल द बीन्स। ब्रिंग टू लाइट, किसी चीज को लाइट में लेके आना। चलो अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज पर यूजुअल। सबसे पहले तो उस पर डबल स्टार मार्क करो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। पार्ट ऑफ स्पीच इसका नाउन होता है। इसका मतलब होता है आप किसी चीज़ की जांच कर रहे हो, तो जो जांच करने का एक्ट है दैट इज व्हाट? पर यूजुअल। द एक्ट ऑफ रीडिंग और एग्जामिनिंग समथिंग केयरफुली, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ की जांच कर रहे हो। एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन, स्क्रूटनी। एक वर्ड होता है प्रोब, बहुत बार एग्जाम में आया, इसके ऊपर भी डबल स्टार मार्क करना। प्रोब का मतलब भी क्या होता है? उस चीज़ की जांच, उस चीज़ का क्या? उस चीज़ का इवैल्यूएशन। ये जो प्रोब वर्ड है इसको आप नाउन की तरह भी यूज़ करते हो और आप इसको वर्ब की तरह भी यूज़ करते हो। तो लॉयर ने एक बहुत ही डिटेल जांच करी है, बहुत ही डिटेल में रीड किया वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले। अच्छा, साइनिंग से ना एक बहुत बार इंग्लिश में एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन आता है, हमेशा याद रखना साइन जो होता है ना वो वर्ब होता है और सिग्नेचर ना उसका नाउन होता है। तो एक बार का क्वेश्चन बता रही हूँ, मुझे याद आ रहा है कि ही पुट हिज साइन ऑन द पेपर, ऐसे करके क्वेश्चन आया था। एग्जैक्टली ये नहीं था बट कॉन्सेप्ट यही था, उसने अपना साइन पेपर पे रख दिया। तो इसमें एरर थी। एरर क्या थी? ध्यान से देखो, हिज एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव हमेशा नाउन के बारे में बताएगा, तो यहाँ पे साइन नहीं, यहाँ पे क्या आएगा? सिग्नेचर आएगा। ही पुट हिज सिग्नेचर ऑन द पेपर, क्योंकि साइन आपका वर्ब होता है। अगले वर्ड पे आते हैं ड्रैकोनियन। ड्रैकोनियन मीन्स बहुत ही स्ट्रिक्ट। बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स जो होते हैं
उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं ड्रैकोनियन। बहुत ही कड़क, बहुत ही कठोर। लास्ट में IAN लग रहा है, जिन शब्दों के लास्ट में IAN लगता है वो वर्ड्स आपके क्या होते हैं, नाउन होते हैं। तो एक्सेसिवली हार्श, सिवियर मीन्स बहुत ही ज़्यादा कठोर रूल्स को हम क्या बोलते हैं, ड्रैकोनियन रूल्स बोलते हैं। चलो कुछ सिनोनिम्स बता दो। ऑप्रेसिव है, स्ट्रिंजेंट है, रूथलेस है मीन्स बहुत ही कैसा है, क्रूअल, बारबारिक, सैवेज। अच्छा सॉरी, एक गड़बड़ कर दिया हमने, जिन शब्दों के लास्ट में IN लगता है वो नाउन नहीं एडजेक्टिव्स होते हैं। मैंने नाउन कैसे लिख दिया, एडजेक्टिव्स होते हैं। ऑल ऑफ देम आर व्हाट, एडजेक्टिव्स। और क्या बोल सकते हैं, सैवेज। इसका मतलब क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा वो चीज़ कैसी है, बहुत ही ज़्यादा क्रूअल है। डेस्पोटिक, डेस्पोटिक कौन होता है, एक जो रूलर होता है अपने हिसाब से रूल करता है, अपनी अपनी चलाता है, तो वो रूलर कैसा होता है, डेस्पोटिक होता है। डेस्पोटिज्म, डेस्पोटिज्म के कुछ सिनोनिम्स बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं, एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड है डेस्पोटिज्म। तो मीन्स ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब क्या हो गया, अपने हिसाब से रूल करना। क्रेसी रूट वर्ड का मीनिंग होता है रूल, और ऑटो का मीनिंग क्या होता है, सेल्फ, सेल्फ रूल। डिक्टेटरशिप, अपने हिसाब से रूल करना। अथॉरिटेरियनिज्म, अथॉरिटेरियनिज्म मीन्स बहुत ही क्रूअली रूल करना। क्रूअल का एक सिनोनिम ब्रूटल, बहुत ही क्रूर, हद से ज़्यादा क्रूर। अच्छा, ये जो क्रेसी वाले वर्ड्स है ना, इनमें से एक वर्ड ऑथर का फेवरेट है। वैसे तो बहुत सारे वर्ड्स हैं क्रेसी वाले, बट दो वर्ड्स हैं जो बहुत बार एग्जाम में आते हैं। एक है प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल US में अभी एक तरह की प्लूटोक्रेसी हो गई है। प्लूटोक्रेसी का मतलब क्या हो गया, जो बहुत अमीर लोग हैं वो रूल कर रहे हैं। एलन मस्क वगैरह सब आ चुके हैं मिनिस्ट्रीज में। तो प्लूटोक्रेसी इज व्हाट, रूल बाय रिच पीपल, जहाँ पे रिच लोग रूल करते हैं। उस तरह की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम क्या बोलते हैं, प्लूटोक्रेसी। और एक और वर्ड जो बहुत बार एग्जाम में आया है, आप प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाओगे तो आपको ये वर्ड बहुत बार मिलेगा, दैट इज ओलिगार्की। ओलिगार्की का मतलब क्या होता है, जहाँ पे थोड़े से लोग मिलकर रूल करते हैं, दैट इज व्हाट, रूल बाय अ फ्यू पीपल। फिर थियोक्रेसी होती है। फॉर एग्जाम्पल तिब्बत में थियोक्रेसी चलती है। थियोक्रेसी क्या होता है, जैसे थियो रूट वर्ड का मीनिंग होता है गॉड, तो थियोक्रेसी एक तरीके से रूल बाय गॉड होता है, बट गॉड नहीं, गॉड के जो मैसेंजर्स हैं, जो गॉड को रिप्रेजेंट करते हैं, जो वहाँ के रिलीजियस लोग हैं, वो लोग रूल कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, थियोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी होती है, जहाँ पे जो हाई क्लास के लोग हैं वो रूल करते हैं, वो एरिस्टोक्रेसी हो जाती है। तो जो एंटोनिम्स क्या हो गए, बहुत ही लीनियंट, बहुत ही परमिसिव, माइल्ड मीन्स हल्के फुल्के से। एक बड़ा प्यारा वर्ड होता है टेपिड। टेपिड पे भी डबल स्टार मार्क करेंगे। टेपिड का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ कैसी है, ल्यूक वार्म है, गुनगुनी चीज़ होती है ना, हल्की फुल्की सी चीज़ जो होती है, जो ना ही तेज़ गर्म है ना ही तेज़ ठंड, बहुत ठंडी है, उसको क्या बोलते हैं, टेपिड मीन्स गुनगुनी सी। एक लीनियंट का वर्ड होता है, कोई इंसान अगर लैक्स है, लैक्स का मतलब क्या है, बहुत ही केयरलेस है, तो वो लीनियंट है, वो बहुत ध्यान नहीं देता चीज़ों के ऊपर। तो जो इतना ड्रैकोनियन, ड्रैकोनियन मीन्स इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट जो सेंसरशिप थी, सेंसरशिप का मतलब क्या होता है, चीज़ों को चेक किया जाता है, उसको रोका जाता है, तो वो जो इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉज थे उन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया। उन्होंने किस चीज़ को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच, की फ्रीडम ऑफ स्पीच लोगों को नहीं मिल रहा था। अगले, अच्छा सभी को इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस पता है, मैंने यहाँ पे सेंसर लिखा है, दो स्पेलिंग्स होती हैं, एक होता है CENSOR और एक होता है CENSURE। दोनों में डिफरेंस पता है। ये जो होता है ये एक नाउन होता है। इसका मतलब क्या होता है, आप किसी किताब को, किसी मूवी को, किसी ड्रामा को चेक कर रहे हो, इवैल्यूएट कर रहे हो, और उसमें कोई भी ख़राब चीज़ है या आपको कोई ऐसी चीज़ लगती है जो कि सेंसिटिव है या उससे लोगों के इमोशंस हर्ट हो सकते हैं, उसको आप हटा रहे हो। उस प्रोसेस को या उस पूरे की पूरे एक्ट को क्या बोलते हैं, सेंसर। ये जो सेंश्योर है, इसका मतलब होता है किसी की बुराई करना, किसी को क्रिटिसाइज करना। तो दोनों ही वर्ड्स दिखने में एक जैसे हैं लेकिन अलग अलग है। ये वर्ब होता है, ये नाउन और वर्ब दोनों की तरह यूज हो जाता है। इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है, सेंसरी बोर्ड। जो बोर्ड होता है जो ये काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंसरी बोर्ड।
वैसे जनरली ना ये वर्ड भी वर्ब की तरह ही यूज़ होता है, नाउन की तरह बहुत ही रेयरली यूज़ होता है, तो वर्ब ही लिख लेना। दोनों ही वर्ब की तरह यूज़ हो रहे हैं, बट डिफरेंस आई होप सभी को समझ में आ रहा है। नाउन की तरह कभी कभी यूज़ हो जाता है, बट जनरली वर्ब की तरह यूज़ होता है। चलो अगले वर्ड पे आते हैं, आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी का मतलब क्या होता है? मनमाना। आप अपने मनमाने ढंग से कोई कर रहे हो। अच्छा, उससे पहले एक चीज़, जल्दी से कुछ वर्ड्स डिवाइस कर लेते हैं। पहले हमने क्रिटिसाइज वर्ड यहाँ पे लिखा है, मुझे उसके सिनोनिम्स बता दो क्रिटिसाइज वर्ड के। क्रिटिसाइज करना इज व्हाट? कंडेम करना। सेंश्योर करना अभी अभी हमने लिखा। डांटना भी एक तरीके से नियर सिनोनिम हो गया, तो कास्टिगेट करना, चाइड करना, चेस्टाइज करना, रेप्रीमैंड करना, रिब्यूक करना, रिप्रोच करना, रिडिक्यूल करना, लैम्बास्ट करना, स्कॉफ करना, फिर जीयर, स्नीयर, जाइब, टॉन्ट, डिस्पैरेज, बेलिटल करना, डिमीन करना, अपब्रेड करना, फिर कुछ फ्रेजल वर्ब्स, च्यू आउट कर देना, पुल अप करना, टीयर डाउन करना, रीड द राइट एक्ट करना, रीड करना राइट एक्ट को, बिरेट करना, राइट, बहुत सारे वर्ड्स हो गए ना। बिरेट करना, डिक्राई करना, इन सारे शब्दों का मतलब क्या होता है कि आप उस इंसान की बुराई कर रहे हो, आप उसको भला बुरा बोल रहे हो। पुल ऑफ करना नहीं होता बेटा, पुल ऑफ करने का तो मतलब होता है सक्सेसफुल हो गए आप किसी काम में, आप किसी काम को आप पुल ऑफ कर गए, मतलब यू बिकेम सक्सेसफुल इन इट। बिल्कुल ही ऑपोजिट है। डिनाउंस करना, राइट, डिनाउंस करना इज क्रिटिसाइज करना, रिनाउंस करना होता है त्याग देना। चलो अब आर्बिट्ररी पे आ जाते हैं। आर्बिट्ररी मीन्स मन माने ढंग से आपने उस काम को किया है, आपने अपनी चॉइस से किया है, कोई लॉजिक नहीं लगाया, मीन्स आर्बिट्ररी। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। कैप्रिशियस मतलब जो इंसान अपने हिसाब से चले, अपनी सनक से चले। कैप्रिशियस लोग क्या होते हैं? आप जज नहीं कर सकते, बड़े अनप्रडिक्टेबल होते हैं। इस कैप्रिशियस वर्ड पर डबल स्टार मार्क कर लो, बहुत बड़ा एग्जाम में आ चुका है। बड़े सनकी से होते हैं, जो मन होता है वो कर देते हैं। डिक्टेटोरियल मीन्स अपने हिसाब से चलते हैं। ऑटोक्रेटिक अभी हमने पढ़ा, डेस्पोटिक पढ़ा, अपने हिसाब से चलने वाले लोग। एंटोनिम्स रैशनल है भाई, लॉजिकल है, जस्टिफाइड है, लॉबुल है। तो जो आर्बिट्ररी डिसीजन था, जो मनमाना डिसीजन था कुछ वेबसाइट्स को बैन करने का, इसकी वजह से क्या हुआ? पब्लिक भड़क गई। अच्छा, रैशनल और रेशनल में डिफरेंस पता है ना सभी को? बहुत बार एग्जाम में एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन में आता है। दो वर्ड्स होते हैं, रेशनल और रेशनल। ये जो वर्ड होता है ये एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है लॉजिकल। ये जो वर्ड होता है ये आपका नाउन फॉर्म होता है और इसका मीनिंग होता है लॉजिक। दोनों ही वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच अलग अलग होता है। हाँ, कैप्रिशियस मीन्स आप अपने हिसाब से चल रहे हो, आप अपने विम्स के हिसाब से चल रहे हो। विम का मतलब क्या होता है? सनक। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? जो अपने हिसाब से चलते हैं, विम्सिकल। ऐसे लोग बड़े अजीब से होते हैं। अजीब होने के वर्ड्स क्या क्या होते हैं? अजीब है कोई इंसान तो वो कैसा है? क्वियर है, स्ट्रेंज है। कोई चीज़ अजीब है तो वो कैसी है? पेक्यूलियर है। वो चीज़ कैसी है? बिज़ार है। बिज़ार बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, 4-5 स्टार मार्क कर लो, बहुत बार ये एग्जाम में आया है। मीन्स बड़ी ही अजीब सी है, वियर्ड है, राइट। वियर्ड इज ऑल्सो व्हाट? अजीब। आउटलैंडिश भी बोल देते हैं ऐसे लोगों को। चलो अगले वर्ड पे आता है, सबवर्ट करना। इसमें एक रूट वर्ड आ गया सब। सब का मीनिंग क्या होता है? सब का मीनिंग होता है लो, डाउन। तो अगर आप किसी को सबवर्ट कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? आप उसकी पावर, उसकी पोजीशन कम कर रहे हो। क्या कर रहे हो? अंडरमाइन कर रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो अथॉरिटी की पावर को अंडरमाइन करना
किसी की पावर को अंडरमाइन करना, किसी की अथॉरिटी अंडरमाइन करना। डिस्टेबलाइज करना, सैबोटेज करना मीन्स कम कर देना। एंटोनिम्स आप स्ट्रॉन्ग बना रहे हो, स्ट्रेंथन कर रहे हो, अपहोल्ड कर रहे हो मीन्स प्रोटेक्ट कर रहे हो, रीइंफोर्स कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग बना रहे हो, बोल्स्टर कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग बना रहे हो। स्ट्रॉन्ग बनाने का एक और वर्ड फोर्टिफाई कर रहे हो, मतलब स्ट्रॉन्ग बना रहे हो। तो जर्नलिस्ट ने अक्यूज़ किया मीन्स इल्ज़ाम लगाया सरकार पे कि सरकार क्या कोशिश कर रही है कि डेमोक्रेसी को सबवर्ट कर दे, डेमोक्रेसी को दबा दे। अगला वर्ड है अनफेटर्ड। जब भी फेटर वर्ड आता है मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे ड्राइंग करने का मौका मिल जाता है। तो ये जंजीरें होती हैं, इन जंजीरों को क्या बोलते हैं? फेटर्स। बेड़ियाँ जो होती हैं उनको क्या बोलते हैं? आयरन्स। जो बेड़ियाँ जंजीरें होती हैं क्या बोलते हैं उनको? शैकल्स। जो हथकड़ियाँ होती हैं, हथकड़ी सुनिए, उसको क्या बोलते हैं? हथकड़ी को हैंडकफ्स। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये सारी की सारी चीज़ें लोगों को रोकती हैं। चलो अब ये तो बात हो गई इंसानों की। एनिमल्स के लिए भी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। एक होता है लीश। लीश से किसको रोका जाता है? डॉग को। डॉग को जो पट्टा बांधा जाता है उसको क्या बोलते हैं? लीश। फिर जो हॉर्स को जिस चीज़ से कंट्रोल किया जाता है उसको बोलते हैं ब्रिडल्स। तो ये सारे के सारे वर्ड्स क्या करते हैं? ये सारे के सारे वर्ड्स चीज़ों को रोकने का काम करते हैं। तो अगर ये नाउन है तो रोक रहे हैं। अब अगर इनके आगे अन आ गया, बस आयरन के आगे अन नहीं लगाते, अनफेटर, अनशैकल, अनलीश, अनब्रिडल, तो इन सारे शब्दों का मतलब क्या हो गया कि आपने वो जंजीरें तोड़ दी। जंजीरें तोड़ दी मतलब उस इंसान को आपने क्या कर दिया? फ्री कर दिया। जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। आज से तू क्या है? आज से तू अनफेटर्ड है, आज से तू अनलीश्ड है, अनब्रिडल्ड है, अनशैकल्ड है, अनफेटर्ड है। मीन्स एकदम फ्री है, लिबरेट कर दिया गया है तुझे। क्या कर दिया गया है तुझे? लिबरेट कर दिया गया है, इमेंसिपेट कर दिया गया है। क्या प्रोवाइड कर दिया गया है? लीवे। लीवे शब्द का मतलब क्या होता है? फ्रीडम देना। तुझे आज से मुक्त कर दिया गया है, फ्रीडम दे दिया गया है। हाँ, एब्जॉल्व कर दिया गया मतलब कोई भी इल्ज़ाम जो तेरे ऊपर था वो तुझे हटा दिया गया है। एग्जॉनरेट कर दिया गया है, इल्ज़ाम से मुक्त कर दिया गया है। एक्विट कर दिया गया है, फिर से इल्ज़ाम से मुक्त कर दिया गया है। एक्सकल्पेट कर दिया गया है, इल्ज़ाम से मुक्त कर दिया गया है। विंडिकेट कर दिया गया है, इल्ज़ाम से मुक्त कर दिया गया है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ हो जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह भी यूज़ हो जाता है। तो फ्री फ्रॉम रेस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस, वो चीज़ क्या है? रेस्ट्रिक्शन से या लिमिटेशन से फ्री है। अनरेस्ट्रेन्ड है, अनरेस्ट्रिक्टेड है, लिबरेटेड है। एंटोनिम्स क्या हो गए? रेस्ट्रिक्टेड है, कंस्ट्रेन्ड है, कंट्रोल्ड है। तो एग्जाम्पल क्या है? तो जो प्लेटफॉर्म है उसने बहुत ही फ्री स्पेस दिया फ्री एक्सप्रेशन के लिए, मतलब कोई भी रोक नहीं थी। मैम सिमरन कब की जा चुकी है? चलो अगले वर्ड पे आते हैं, अनअसेलेबल। लास्ट में ABLE लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। अनअसेलेबल का मतलब क्या होता है? वो चीज़ जो अपने आप में परफेक्ट है, आप उसके ऊपर सवाल नहीं उठा सकते। तो अनअसेलेबल चीज़ के ऊपर कोई भी इंसान क्या नहीं कर सकता? सवाल नहीं उठा सकता। ये एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड है। एक बार इस वर्ड को डबल स्टार मार्क करके लिख लेंगे। तो अनेबल टू बी अटैक्ड, क्वेश्चन और डिफीटेड। इनडिस्प्यूटेबल है, इररेफ्यूटेबल है, कोई सवाल नहीं उठा सकते। इम्प्रेग्नेबल है, अटैक कर ही नहीं सकते। इनवल्नरेबल है, वो चीज़ अपने आप में परफेक्ट है, मतलब उसके ऊपर कोई डाउट नहीं है। मतलब परफेक्ट चीज़ को क्या बोलते हैं? इम्पेकेबल है, एकदम परफेक्ट है। इमैक्यूलेट है, मतलब वो चीज़ कैसी है? एकदम परफेक्ट है, उसको डिफीट कर ही नहीं सकते। तो इनडोमिटेबल है, उसको हरा नहीं सकते। तो कैसी है? इनएविटेबल है। इनएविटेबल का मतलब क्या होता है? जिससे बच नहीं सकते। इनविंसिबल का मतलब क्या होता है? जिसको हरा नहीं सकते। तो वो चीज़ अपने आप में क्या है? एकदम परफेक्ट है, आप उसको रोक नहीं सकते, आप उससे बच नहीं सकते, उसको हरा नहीं सकते। इनफॉलेबल है, उसके अंदर कोई गलती नहीं निकाल सकते। वो चीज़ कैसी? अपने आप में एकदम फॉल्टलेस है, फ्लॉलेस है। कोई डाउट किसी को? चलो एंटोनिम्स, वीक है, वल्नरेबल है, क्वेश्चनेबल है, सवाल उठा सकते हो। वल्नरेबल के 3 सिनोनिम्स,
बहुत एग्जाम मतलब ये तीनों वल्नरेबल, ससेप्टेबल और प्रोन, ये तीनों एग्जामिनर के फेवरेट वर्ड्स हैं, बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। आपस में ही एग्जामिनर इसमें खेलते रहते हैं सिनोनिम एंटोनिम कर करके। एक वर्ड दे देंगे, उसका सिनोनिम पूछ लेंगे इन्हीं में से, और इन्हीं में से एक वर्ड दे देंगे, उसका एंटोनिम पूछ लेंगे। तो कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने रूल किया कि जो सिटीजन का जो राइट है फ्री स्पीच का वो अनअसेलेबल है, मतलब कोई भी इस चीज़ के ऊपर सवाल नहीं उठा सकता। हाँ, इररेप्रोचेबल भी कह सकते हो। इररेप्रोचेबल क्या होता है, जिसके ऊपर आप कोई सवाल नहीं उठा सकते। अगले वर्ड पे आता है इनविगरेट करना। इसमें रूट वर्ड है विगर। विगर रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, एनर्जी। तो अगर आपने किसी चीज़ को इनविगरेट किया है, मतलब उसके अंदर एनर्जी भर दी है, उसके अंदर क्या कर दी है, जान डाल दी है आपने। अगर आपने उस चीज़ को क्या किया है, इनविगरेट किया है तो। टू गिव स्ट्रेंथ, एनर्जी और वाइटैलिटी टू समथिंग। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब हो गया। आपने एनर्जाइज किया है, रेजुविनेट किया है। रेजुविनेट में री रूट वर्ड है, री का मतलब क्या होता है, अगेन। JUV रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, यंग। तो फिर से उस चीज़ को यंग बना दिया है, मतलब उसके अंदर जान डाल दी है फिर से। रिवाइटलाइज किया है, वाइटलाइज किया है, वीटा का मतलब होता है एनर्जी, तो फिर से उसके अंदर जान डाल दी है, एनर्जी डाल दिया। एंटोनिम्स, वीक कर दिया, एग्जॉस्ट कर दिया, थका दिया है, ड्रेन कर दिया, सारी की सारी एनर्जी छीन ली है। एक बड़ा प्यारा वर्ड होता है एनर्जी छीनने का, दैट इज़ एनर्वेट करना। एनर्वेट करने का मतलब क्या होता है, आपने उस इंसान को बहुत ज़्यादा थका दिया है, आपने उसको बहुत ज़्यादा उससे एनर्जी छीन ली है। तो एक छोटी सी वेकेशन से उसको मदद मिली कि उसका जो माइंड है और उसकी जो बॉडी है वो फिर से क्या हो जाए, फिर से इनविगोरेट हो जाए, मतलब उसमें जान आ जाए। एक और वर्ड होता है एनर्जी छीनने का, दैट इज सैप कर देना। आपने किसी को सैप कर लिया है, इसका मतलब भी आपने उसकी एनर्जी छीन ली है। रिवाइटलाइज होता है एनर्जी देना, सिमिलरली डिवाइटलाइज क्या हो जाता है, एनर्जी छीन लेना। अनर्व कर दिया उस इंसान को। अगले वर्ड पे आते हैं फोरलोन। फोरलोन का मतलब क्या है, आप बहुत दुखी हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका सब कुछ आपसे छीन लिया गया है, एंड यू आर वेरी वेरी सैड। इसका मतलब आपकी स्टेट कैसी है, फोरलोन है। फीलिंग अबैंडन्ड, होपलेस, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा दुख में हो। एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं। डेसोलेट है कोई इंसान, रेस्ट है, डेस्पेयरिंग है, मेलनकोलिक स्टेट में है। मेलनकोलिक शब्द का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा दुखी, बहुत ही डेसोलेट तो लिखा हुआ है, मीन्स बहुत ही ज़्यादा दुख में है। ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब क्या होता है, दुख, दुख मना रहा है, मतलब कैसी स्टेट है उसकी, ग्रीवियस स्टेट है। और क्या कह सकते हैं, एक तरीके से एक और वर्ड होता है डेस्पोंडेंट, दुख है, डाउनकास्ट, बहुत ही ज़्यादा सैड है, उसको समझ ही नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या इस ज़िंदगी में, उम्मीदें उसकी सारी की सारी जा चुकी हैं। वो इंसान क्या कर रहा है, लेमेंट कर रहा है। लेमेंट वर्ब हो जाती है, इसका मतलब क्या है, दुख ही हो रहा है, हर चीज़ को लेके वो क्या कर रहा है, परेशान हो रहा है। एंटोनिम्स, चीयरफुल है, होपफुल है, कंटेंट है, सेटिस्फाइड है, बायंट है। बायंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम्स में आता है, मीन्स बहुत खुश है वो इंसान अपनी चीज़ों से ना। इलेटेड है, इलेटेड शब्द का मतलब क्या होता है, वो इंसान बहुत ही ज़्यादा क्या है, बहुत ही ज़्यादा खुश है। एक्सटेटिक है, आज मैं ऊपर ज़माना है नीचे, ये वाली फीलिंग है उसके अंदर। बहुत ही एनिमेटेड है, एनिमेटेड का मतलब क्या होता है, फुल ऑफ लाइफ है, लाइवली है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, खुश है। एक और वर्ड होता है खुश होने का, वैसे दो जेड वाले वर्ड्स हैं, दोनों में डिफरेंस समझना। एक तो होता है जेलस, जेलस शब्द का मतलब क्या होता है, बहुत ही एनर्जेटिक है। और इसके जैसा ही एक और वर्ड होता है जेस्टी। जेस्टी वर्ड का मीनिंग क्या होता है, बहुत ही लाइवली है, बहुत ही हैप्पी हैप्पी सा है, बहुत ही ज़्यादा खुश खुश सा है। फिर वो वाले सारे इडियम्स आ जाएंगे ना, ओवर द क्लाउड्स है, इन सेवेंथ हेवन है, वॉकिंग ऑन द मून है, पेंटिंग द टाउन रेड है। इसका मतलब हद से ज़्यादा खुश है। एक्सुबरेंट है, राइट, विवेशियस है, पेपी है, बबली है,
बहुत हैप्पी है। एफर्वेसेंट है, खुश है। अगला वर्ड वही आ गया मेलनकोली। मेलनकोली अभी अभी वर्ड पढ़ा। मेलनकोली का मतलब क्या होता है? दुखी होना। मेलनकोलिक इंसान दुखी होता है, उसी का नाउन फॉर्म हो जाता है मेलनकोली। दुख, उदासी, ये दुख है कि जाता ही नहीं, ये मेलनकोली है कि जाती ही नहीं। अ डीप लॉन्ग लास्टिंग सैडनेस, सॉरो, ग्लूम, डिस्पेयर, ग्रीफ, पेन, दर्द। एंटोनिम्स हैप्पीनेस है, जॉय है, एक्सुबरेंस है, इलेशन है, खुशी ही खुशी है। तो एक हिंट थी मेलनकोली की, वो कहीं ना कहीं दुखी है, उसकी आवाज़ से पता लग रहा था, जैसे उसने अपने पास्ट के बारे में बात करी। उसके पास्ट के बारे में बातों में एक दुख नज़र आ रहा था। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स पे आ जाते हैं। वो इंसान जो बहुत खाता है उसको क्या बोलते हैं? ग्लटन, हद से ज़्यादा खाने वाला। ऐसा इंसान क्या करता है? ईट एक्सेसिवली का एक वर्ड होता है डिवोर करना। डिवोर करने का मतलब क्या होता है? बहुत खाना। तो ऐसा इंसान जो डिवोर करता है, इसमें एक रूट वर्ड है वोर। वोर रूट वर्ड का मीनिंग होता है टू ईट। तो ऐसा इंसान जो डिवोर करता है, बहुत खाता है, उस इंसान को हम क्या बोलते हैं? ग्लटन। फूड रिलेटेड वर्ड्स कुछ कर लेते हैं। एक वर्ड होता है एपिक्योर, वन वर्ड इज गैस्ट्रोनॉम, देन वी हैव गॉर्मेट, गॉर्मेंड, फिर एक वर्ड होता है आपको कनॉइश्योर। अब कनॉइश्योर की स्पेलिंग कैसे याद करोगे? देखो बहुत बार एग्जाम में ये वाली स्पेलिंग आती है, तो ध्यान देखना। कौन, इसको तोड़ तोड़ के याद करो। कौन, फिर नॉइस, फिर श्योर। इसको ऐसे याद करोगे तो याद हो जाएगी। बहुत बार स्पेलिंग एग्जाम्स में आई हुई है। तो कनॉइश्योर इंसान कौन होता है? ऐसा इंसान जिसको बहुत अच्छी नॉलेज होती है फूड की भी और एक आर्ट की भी। तो ये सारे के सारे वर्ड्स फूड से रिलेटेड हैं। ऐसे लोगों को फूड का बारे में बहुत अच्छे से उनको नॉलेज भी होती है और बहुत फूड को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट भी होते हैं। अगले वर्ड पे आ जाते हैं। कोई इंसान बहुत गोल गोल घुमा के बातें करे तो वो इंसान क्या करता है? सर्कमलोक्यूशन। डायरेक्ट टॉपिक की बात कर ही नहीं रहा, गोल गोल घुमा के बात कर रहा है। तो गोल गोल घुमाने के लिए सर्कम वर्ड आ गया। सर्कम वर्ड का मीनिंग होता है सर्कल, और लोक्वा एक रूट वर्ड होता है जिसका मीनिंग क्या होता है? स्पीच। तो सर्कमलोक्यूशन का मतलब क्या हो गया? गोल गोल घुमा घुमा के बातें करना। तो इसका एक इडियम होता है बीट अबाउट द बुश। अबाउट भी यूज़ करते हैं, अराउंड भी यूज़ करते हैं। तो बीट अबाउट द बुश या फिर बीट अराउंड द बुश, ये एक इडियम है। बहुत बार एग्जाम्स में ये भी आ चुका है। बहुत गोल गोल घुमा घुमा के बातें करना। मेरे करण और अर्जुन आएंगे और क्या लेंगे? बदला लेंगे। तो ऐसे लोग जो बदले की भावना में तड़प रहे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? विंडिक्टिव हैं वो लोग क्या हैं? रिवेंजफुल हैं, अवेंजिंग है, रिटेलिएटरी है, मतलब बदला लेंगे। अचानक से बहुत तेज़ हवा का झोंका, एक मूवी थी ना समीर, हवा का झोंका, सलमान खान की, किसी ने देखी हो तो हवा के झोंके को क्या बोलते हैं? गस्ट। फ्रेजल वर्ब्स, ऑप्ट आउट ऑफ, आई वुड लाइक टू ऑप्ट आउट ऑफ इट, मतलब मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती, मुझे इससे बाहर निकाल दो। ऑप्ट आउट ऑफ मीन्स आई डोंट वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस। साइज अप, कैन यू प्लीज साइज इट अप, मतलब तुम डिसीजन ले रहे हो, पहले इसकी जांच तो कर लो। तो किसी चीज़ को साइज अप करने का मतलब क्या है? पहले उसकी जांच कर लेना कोई एक फाइनल डिसीजन लेने से पहले। पिक अप ऑन, आपने किसी ऐसी चीज़ को सिलेक्ट किया जो बाकी लोग इग्नोर कर रहे थे, बाकी लोग नहीं देख पा रहे थे, बट यू पिक्ड अप ऑन इट, मीन्स आपने उस चीज़ को सिलेक्ट कर लिया। वीड आउट, वीड्स क्या होते हैं? वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट्स। तो अनवांटेड प्लांट्स को हटा देना, उसको क्या बोलते हैं? वीड आउट करना। तो प्लांट्स के लिए नहीं, सबके लिए यूज़ कर लेता। आप किसी भी खराब चीज़ को या वो चीज़ जो आपको नहीं चाहिए उस चीज़ को हटाना चाह रहे हो, दैट मीन्स यू आर वीडिंग इट आउट। ईडियम्स एंड फ्रेजेस पे आते हैं। जंप द गन, जंप द गन क्या होता था? पहले रेस हुआ करती थी। तो जैसे ये सारे एथलीट्स बैठे हुए हैं, रेस के लिए तैयार हैं, यहाँ पे एक रेफरी होता था या जो भी एक मॉडरेटर होता था, इसके पास एक गन होती थी। जैसे ही ये गन को चलाता था तभी उस गन के चलने पे भागना होता था।
लेकिन कुछ कुछ एथलीट्स इतने एक्साइटेड होते थे कि वो गन चलने से पहले ही भाग जाते थे, तो उनके लिए बोला जाता था जंप द गन, दैट दे हैव जंप्ड द गन। तो जंप द गन का मतलब क्या हुआ कि आपने किसी काम को उसके सही टाइम से पहले शुरू कर दिया। टू स्टार्ट समथिंग टू सून और एक्ट प्री मैच्योरली, आपने पहले ही स्टार्ट कर दिया। अगला, बर्न द कैंडल एट बोथ हैंड्स। ये कैंडल है, ये सिर्फ यहाँ से काम करनी चाहिए, यहाँ से जलनी चाहिए, लेकिन आप पीछे से भी जला रहे हो इसको, मतलब आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, आप ओवरवर्क कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा थकान हो रही है। द एलिफेंट इन द रूम, प्रॉब्लम है, रूम में एलिफेंट बैठा हुआ है, प्रॉब्लम है, लेकिन कोई बात ही नहीं कर रहा है उसके बारे में। अ मेजर इशू और प्रॉब्लम दैट एवरीवन इज अवॉइडिंग और इग्नोरिंग, हर कोई उसको इग्नोर कर रहा है, हर कोई उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा है। वाइट एलिफेंट क्या होता है, किसी चीज़ को वाइट एलिफेंट कहते हैं तो वो क्या होता है, वाइट एलिफेंट इज़ व्हाट, कोई बहुत महंगी चीज़ आपने खरीद ली, चलो महंगी खरीदी तो खरीदी, अब उसको मेंटेन करना भी बड़ा महंगा पड़ रहा है भाई। मर्सिडीज़ खरीद तो ली, लेकिन अब उसका फ्यूल कॉस्ट इतना आ रहा है, मेंटेनेंस कॉस्ट इतना आ रहा है, सर्विस कॉस्ट इतना आ रहा है, तो वो मर्सिडीज़ क्या हो गई, एक वाइट एलिफेंट हो गई है। बाइट द हैंड दैट फीड्स यू, जिस इंसान ने आपको, जिसकी थाली में खाया उसी में छेद किया, मतलब जिस इंसान ने आपको सपोर्ट किया उसी को आप नुकसान पहुंचा रहे हो। यू आर बाइटिंग द हैंड दैट फीड्स यू। टू हार्म और क्रिटिसाइज समवन हु हैज हेल्प्ड और सपोर्टेड यू। अंडर वंस बेल्ट, वो चीज़ आपके बेल्ट में आ चुकी है, इसका मतलब क्या है, आप उस चीज़ को पा चुके हो, यू हैव अचीव्ड इट, आप उस चीज़ को अचीव कर चुके हो। एक और इडियम होता है अचीवमेंट का, ऐड फेदर टू वंस कैप, एक और फेदर ऐड हो गया आपकी कैप पे, मतलब एक और अचीवमेंट आपने अपने पास ले आए। समझ आई वोकैबुलरी सभी को, एवरीवन? यस। चलो आ जाते हैं आज के आर्टिकल पे, बट उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी सभी को, 4000 बच्चे देख रहे हैं बट 4000 लाइक्स नहीं है, तो एक बार तुरंत की तुरंत सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे, तुरंत की तुरंत, एवरीवन। बैक डोर सेंसर, पीछे से सेंसर, सेंसर का मीनिंग क्या होता है, जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही आप उसको हटा रहे हो। अब यहाँ पे सेंसर किसकी तरह यूज़ हो गया, नाउन की तरह यूज़ हो गया। मैंने आपको बोला था नाउन और वर्ब दोनों की तरह यूज़ होता है, जनरली वर्ब की तरह यूज़ होता है बट नाउन की तरह भी यूज़ हो जाता है। ऑन द गवर्नमेंट सहयोग पोर्टल, सरकार के सहयोग पोर्टल के बारे में ऑथर बात करने वाले हैं। पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे। रीड इट एवरीवन। चलिए देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। बाय इन्फॉर्मिंग द दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट को इन्फॉर्म करके, दैट इट कैन नॉट बी कंपेल्ड, कि आप उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, टू कम ऑन बोर्ड, किस चीज़ के साथ, कि वो बोर्ड पे आ जाए, मतलब उस चीज़ को ले आए, किस चीज़ को, यूनियन गवर्नमेंट के सहयोग पोर्टल को। टू कम ऑन बोर्ड, यहाँ पे ना ग्रामर की कुछ मिस्टेक है, बोर्ड पे आ जाने का मतलब एक पार्ट, एक मेंबर बन जाना, कम ऑन बोर्ड ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट सहयोग पोर्टल होना चाहिए था, कुछ तो गड़बड़ की है ऑथर ने यहाँ पे ग्रामर में, चलो कोई बात नहीं। द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने क्या किया है, दिल्ली हाई कोर्ट, बाय इन्फॉर्मिंग द दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट को इन्फॉर्म करके कि वो उसको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते बोर्ड पे आने के लिए, यूनियन गवर्नमेंट के सहयोग पोर्टल पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने हैज़ ब्रॉट टू लाइट, ब्रॉट टू लाइट का मतलब क्या है, सामने लेके आया है, अ मैकेनिज्म, एक सिस्टम, दैट कुड पोटेंशियल, जिसके चांसेस हैं कि वो मिसयूज़ हो सकता है, गलत उसका यूज़ हो सकता है गवर्नमेंट के द्वारा, इन इट्स अटेम्प्ट्स, उसकी कोशिशों में, टू कंटेंट को, जो कर्ब कंटेंट को रोकने की जो कोशिशें हैं। मतलब यहाँ पे ना ग्रामर में थोड़ी सी गड़बड़ की है ऑथर ने, ऑथर का मीनिंग बहुत क्लियर नहीं है, बट जितना हमको पढ़ के समझ में आ रहा है वो मीनिंग क्या है कि सरकार कोशिश कर रही है
इंटरनेट को कंटेंट को रोकने की, और एक्स ऐसा कह रहा है कि इस चीज़ को किसी एक मैकेनिज्म को मिसयूज़ किया जा सकता है। एक्स वो मैकेनिज्म सामने लेके आया है। क्या सामने लेके आया है, चलो देखते हैं। द पोर्टल, जो सहयोग पोर्टल है, विच हैज़ बीन कंसेप्चुअलाइज, जिसका आइडिया सरकार के द्वारा आया था कि ये एक प्लेटफॉर्म होगा जो कि फैसिलिटेट करेगा। फैसिलिटेट मीन्स हेल्प करेगा किस चीज़ में, कोऑर्डिनेशन में, कि सब मिलजुल के काम कर सकें। कौन कौन काम कर सके, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज काम कर सकें जो लॉ को एनफोर्स करवाती हैं, लागू करवाती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स काम कर सकें, और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स ये सब मिलजुल के काम कर सकें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए वही फेसबुक, इंस्टाग्राम। टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हो गए आपके जियो, एयरटेल वगैरह। तो सरकार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और जियो, एयरटेल, वोडाफोन वगैरह सब, ये सब मिलके काम कर सकें, जिससे कि बहुत तेज़ी से टेक डाउन हो सके। टेक डाउन मीन्स हटा सकें वो अनलॉफुल कंटेंट को, कोई भी कंटेंट जो कि गलत है उसको तुरंत के तुरंत हटाया जा सके। तो ये जो पोर्टल है, ऐसा लग रहा है कि एक फॉलोअप है। किस चीज़ का फॉलोअप है, मतलब किस चीज़ को ये सपोर्ट कर रहा है, एक ऑफिस मेमोरेंडम की एक तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने पूरा का पूरा मेमो रिलीज़ किया। मेमो का मतलब क्या है कि हमारी तरफ मेमो होता है जिसमें सारा का सारा डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं। तो उन्होंने एक मेमोरेंडम रिलीज़ किया कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, और उसी काम को पूरा करने के लिए एक फॉलोअप में क्या दिया गया, ये पोर्टल दिया गया है, ऐसा लग रहा है। इन अक्टूबर 2023, अक्टूबर 2023 में, ऑथोराइजिंग गवर्नमेंट एजेंसीज को पावर देना कि वो कंटेंट को ब्लॉक कर सकें, सेक्शन 79 के अंदर आईटी एक्ट में जो क्रिएशन है सहयोग का, उसको डिस्क्लोज किया, उसको सामने लाए। कौन सामने लाई, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर सामने लाई दिल्ली हाई कोर्ट में पिछले साल। इन शबाना वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड ओआरएस, ये केस था जहाँ पे कोर्ट ने एम्फेसाइज किया था, जोर डाला था कि ज़रूरत है एक मैकेनिज्म की, एक पूरा का पूरा सिस्टम होना चाहिए जो कि इनेबल करे, किस चीज़ में को इनेबल करे, रियल टाइम इंटरेक्शंस की, एक्चुअल में वास्तव में बातचीत हो सके, डिस्कशंस हो सके, इंटरेक्शंस हो सके। कौन कौन, जो इंटरनेट इंटरमीडियरीज हैं, जो इंटरनेट इंटरमीडिएट मतलब इंटरनेट लोगों तक पहुंचा रही है, और जो लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ है, मतलब जो सरकार है, जिससे कि अर्जेंट केसेस को एड्रेस किया जा सके। तो पूरे पैराग्राफ में मेन आइडिया एक ही लाइन का है कि सरकार ने एक सहयोग पोर्टल निकाला है। सहयोग पोर्टल में क्या होगा, बेसिकली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होंगे, बेसिकली उसमें सरकार होगी और उसमें टेलीकॉम कंपनीज होंगी। ये क्यों किया है, क्योंकि सरकार को लगता है कि कुछ कंटेंट जो इंटरनेट पे नहीं होना चाहिए उसको हटाया जाना चाहिए, और हटाने के लिए जितना जल्दी से जल्दी हटाया जाए उसके लिए पूरा का पूरा एक मैकेनिज्म बनाना चाहिए। उसी के लिए ये सहयोग पोर्टल निकाला गया है। तो प्लेटफॉर्म एक्स ने क्या बोला है, प्लेटफॉर्म एक्स ने बोला है कि आप मुझसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते उस पोर्टल पे आने के लिए, और ये बात उसने दिल्ली हाईकोर्ट को इन्फॉर्म करी है। समझ आया पैसेज सभी को, एवरीवन? चलो अब मुझे कुछ कुछ क्वेश्चंस का आंसर देंगे। तो मुझे ये बता दो, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, ये बता दो, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है। अटेम्प्ट्स का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो, ये बता दो, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है। सीम्स वर्ब का सब्जेक्ट बता दो, ये बता दो, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, इसका सब्जेक्ट बता दो। नीड का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो। चलो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम पार्सिंग करेंगे। कैन प्लस बीई प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पैसिव वॉइस है। कुड प्लस बीई प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पैसिव वॉइस है। अटेम्प्ट्स आपका नाउन है, एडजेक्टिव हमेशा नाउन के बारे में बताता है। हैज़ प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फिर से पैसिव वॉइस है। सीम्स का सब्जेक्ट है पोर्टल, ये कॉमा कॉमा के बीच में लिखा हुआ था, सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। पोर्टल सिंगुलर था इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगाया है। वॉज डिस्क्लोज्ड, फिर से वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में पैसिव वॉइस है। इसका सब्जेक्ट था क्रिएशन, ये तो प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। नीड आपका नाउन था, आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आता है। चलो यहाँ पे पार्सिंग भी कर लेते हैं। वेयर यहाँ पे कंजंक्शन का रोल प्ले कर रहा था, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा था। द आर्टिकल हो गया, कोट नाउन हो गया, हैड वर्ब हो गया, एम्फेसाइज वर्ब हो गया, द आर्टिकल हो गया, नीड नाउन हो गया, फॉर प्रेपोजिशन हो गया, अ आर्टिकल हो गया, मैकेनिज्म नाउन हो गया, टू प्रेपोजिशन हो गया, इनेबल वर्ब हो गया, रियल टाइम एडजेक्टिव हो गया, इंटरैक्शंस नाउन हो गया,
बिटवीन प्रपोजिशन हो गया, इंटरनेट इंटरमीडिएट पूरा नाउन हो गया, एंड कंजंक्शन हो गया, लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज पूरा नाउन हो गया। इन ऑर्डर टू एक प्रपोजिशनल फ्रेज है। एड्रेस आपका वर्ब हो गया, अर्जेंट एडजेक्टिव हो गया, और केसेस नाउन हो गया। स्कोर्स एवरीवन, कितने लोगों के सारे आंसर्स ठीक निकले? आई होप मेनी ऑफ यू। चलो अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे। हाँ जी, अगला पैराग्राफ क्या कह रहा है? सेक्शन 79 जो है आईटी एक्ट का, वो प्रोवाइड करता है, क्या देता है? सेफ हार्बर प्रोटेक्शन। सेफ हार्बर, हार्बर वैसे मतलब क्या होता है? हार्बर शब्द का मतलब होता है शिप्स के लिए ये वर्ड जनरली यूज़ किया जाता है, जहाँ पे एक तरीके से शिप्स जो है रेस्ट करते हैं, मतलब शिप जहाँ खड़े होते हैं उसको हार्बर बोलते हैं। यहाँ पे हार्बर का मतलब क्या है कि उनको एक सेफ जगह मिल जाएगी प्रोटेक्शन की, मतलब उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। किसको? इंटरमीडियरीज को, जिससे कि जो इंटरमीडियरीज हैं, मतलब जो बीच की कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल फेसबुक और इंस्टाग्राम मान लो, तो ये जो है जिम्मेदार नहीं है। लायबल मीन जिम्मेदार, ये कोई जिम्मेदार नहीं है थर्ड पार्टी कंटेंट के जो होस्ट किया गया है या ट्रांसमिट किया गया है, फैलाया गया है उनके प्लेटफॉर्म्स के ऊपर या उनके प्लेटफॉर्म्स की हेल्प से, प्रोवाइडेड दे अडियर टू मीन्स फॉलो, वो कुछ कंडीशंस फॉलो करें। तो फॉर एग्जांपल किसी ने कोई गलत कंटेंट फेसबुक पे लिखा, तो फेसबुक जिम्मेदार नहीं है। फेसबुक को क्या मिल रहा है? फेसबुक को प्रोटेक्शन मिल रहा है अगर वो कुछ कंडीशंस को मानता है तो। सेक्शन 79(3)(b एक एक्सेप्शन देता है इस प्रोटेक्शन को, लेकिन ये जो प्रोटेक्शन मिला हुआ है इन प्लेटफॉर्म्स को कि अगर आपके ऊपर कोई भी गलत कंटेंट आता है जो सर्कुलेट हो रहा है, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन एक एक्सेप्शन भी है उसका कि इफ एन इंटरमीडियरी, लेकिन अगर आपको एक्चुअल नॉलेज मिल जाती है कि ऐसा ऐसा गलत कंटेंट आपके प्लेटफॉर्म पे सर्कुलेट हो रहा है, या फिर आपको सरकार की एजेंसी बता देती है कि ऐसा ऐसा गलत कंटेंट आपके वेबसाइट पे सर्कुलेट हो रहा है, कि आपको एक नोटिफिकेशन मिलता है दैट सर्टेन कंटेंट, कि ऐसा कोई कंटेंट है, इसको यूज़ किया जा रहा है एक गलत काम करने के लिए, एक इलीगल काम करने के लिए, तो आपको तुरंत की तुरंत उस कंटेंट को रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, या फिर उस कंटेंट का जो एक्सेस है उसको ख़त्म करना पड़ेगा तुरंत की तुरंत, क्विकली, जितना जल्दी से जल्दी हो सके। फेलिंग, अगर आपने ये चीज़ नहीं करी तो आपके पास ये जो सेफ हार्बर प्रोटेक्शन दिया हुआ था कि आप जिम्मेदार नहीं हो, ये प्रोटेक्शन आपसे छीन लिया जाएगा, मतलब आपको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। बाय यूजिंग सेक्शन 79(3)(b इस सेक्शन को यूज़ करके टू इनेबल द क्रिएशन, एक क्रिएशन बनाया, एक मतलब क्या बनाया जा रहा है, जिसको बोला जा रहा है कंटेंट टेक डाउन पोर्टल। तो सरकार ने सहयोग पोर्टल बनाया जिसको बोला कंटेंट टेक डाउन पोर्टल, मतलब जो जो कंटेंट गलत है उसको हटाने का एक पोर्टल बन गया। तो सरकार, जैसा कि एक्स राइटली क्लेम्स इन इट्स पिटिशन, तो एक्स जो कंपनी है वो डायरेक्टली हाईकोर्ट के पास पहुंच चुकी है, दिल्ली हाईकोर्ट के पास। तो वो अपनी अर्जी में क्या लिख रही है कि सरकार ने बाईपास कर दिया, बाईपास मीन्स क्रॉस कर दिया द लिमिटेड सेफगार्ड्स, वो जो प्रोटेक्शन था, वो जो लिमिटेड सेफगार्ड्स जो प्रोटेक्शन था जो दिया गया था 69A के अंदर आईटी एक्ट के, जो कहता है, वो क्या कहता है कि कंटेंट ब्लॉकिंग सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक ग्राउंड्स पे होगी। तो एक्स क्या कह रहा है कि भाई कंटेंट को आप ब्लॉक कुछ स्पेशल कंडीशंस में ही कर सकते हो, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी की बात आ गई, पब्लिक ऑर्डर की बात आ गई, तभी कर सकते हो। लेकिन अब तो सरकार एक पूरा पोर्टल बना रही है कंटेंट को हटाने का, तो एक्स को ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है और इसीलिए एक्स दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है। एंड मैंडेट्स, और एक कंपलसरी बनाती है, मैंडेट्स का मतलब क्या है? कंपलसरी बनाती है प्रोसीजरल सेफगार्ड्स, प्रोसीजर को के जो सेफगार्ड्स हैं, जो मैकेनिज्म्स हैं, जैसे कि एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर का अप्रूवल होना चाहिए, उसमें रिटन जस्टिफिकेशन होना चाहिए कोई भी कंटेंट हटाने के लिए, और इंडिपेंडेंट रिव्यू होना चाहिए। सरकार नहीं कोई और पार्टी, थर्ड पार्टी आगे रिव्यू करे, चेक करे इस तरह की ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट को। तो एक्स जो कि पहले ट्विटर था, वो क्या कहता है कि भाई
आप कंटेंट रिमूव कर तब सकते हो जब नेशनल सिक्योरिटी खतरे में हो, पब्लिक ऑर्डर खतरे में हो, और उसके लिए भी ऑफिसर अप्रूव करेगा, जस्टिफाई करेगा, रिव्यू होगा, चेकिंग होगी, सब कुछ होगा, तब जाके आप मुझे बोलो कंटेंट हटाने को। अभी जो सरकार एक पोर्टल बना रही है, इसमें सब लोग मिलके कंटेंट हटा देंगे, ये चीज़ तो गलत है, और इसीलिए एक्स हाई कोर्ट पहुंच गया है। अब समझ में आ रहा है पैसेज का मतलब, कि ये पैसेज का कॉन्टेक्स्ट क्या है। चलो लास्ट पैराग्राफ रीडिंग करेंगे सभी लोग। हाँ जी, नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है। एक्स का जो क्लेम है वो जस्टिफाइबली वो सही है, मतलब ऑथर कह रहे हैं सही बात कह रहा है भाई एक्स। ये रेस करता है, ये सवाल उठाता है कि पॉसिबिलिटी, इस बात के चांसेस हैं कि जो सहयोग प्लेटफॉर्म जो सरकार बनाने का प्लान कर रही है, इसको एक टूल की तरह यूज किया जाएगा फॉर अनचेक्ड सेंसरशिप। मतलब अनचेक मीन्स अनकंट्रोल्ड, सेंसरशिप मीन्स चीज़ों को हटाने के लिए। तो चीज़ों को हटाने के लिए इसको एक टूल की तरह यूज़ किया जाएगा, क्योंकि ये अलाउ करेगा मल्टीपल गवर्नमेंट एजेंसीज को, बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज को, जिसमें मिनिस्ट्री आ गई, स्टेट गवर्नमेंट आ गई, लोकल पुलिस आ गई, कि उनके पास ब्लॉकिंग पावर हो जाएगी। तो आपने कोई कंटेंट डाला, किसी जर्नलिस्ट ने कोई कंटेंट डाला, स्टेट गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री, लोकल पुलिस, सबके पास पावर है, सब उस कंटेंट को हटवा सकते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी मेंशन सेक्शन 69 में नहीं है। इफ सहयोग इज यूज्ड एज द मीडियम, अगर सहयोग को एक मीडियम की तरह यूज किया गया ब्लॉकिंग ऑर्डर्स को एड्रेस करने के लिए, देयर सीम्स टू बी नो अपॉर्चुनिटीज, कोई अवसर ही नहीं रहेगा उस ऑर्डर को चैलेंज करने का, ना ही नॉर आर देयर, ना ही कोई ऐसी प्रोसीजरल प्रोटेक्शन दिया गया है जो कि वैसे सेक्शन 69A में अवेलेबल था। तो 69A में बोला गया था कि प्रोटेक्शंस हैं, लेकिन इसमें तो कोई ऐसा प्रोटेक्शन भी नहीं है। किसी ने कोई चीज़ को ब्लॉक करने के लिए बोला तो कोई सवाल भी नहीं उठा पाएगा, कोई उस ऑर्डर को रोक भी नहीं पाएगा। दिस सजेस्ट, तो ये क्या सजेस्ट करता है, ये क्या बताता है, दैट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पोर्टल, कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है इस पोर्टल का, ये क्या है, कुड बी अल्ट्रा वायर्स। तो ये इम्प्लीमेंटेशन क्या हो सकता है, अल्ट्रा वायर्स हो सकता है। अब अल्ट्रा वायर्स क्या है, एक फॉरेन का वर्ड है, ऐसा का ऐसा ही इंग्लिश में यूज होता है। इसका मतलब क्या होता है, पावर के आप परे चले गए, बियॉन्ड दी पावर्स। तो मतलब ये आपकी पावर में ही नहीं था और अब आप इस पोर्टल को इंप्लीमेंट कर रहे हो, मतलब आप अपनी पावर को मिसयूज कर रहे हो और आप वायलेट कर रहे हो, आप तोड़ रहे हो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, जो श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में आया था। वाइल द दिल्ली एंड कर्नाटका हाई कोर्ट्स, दिल्ली और कर्नाटका के जो हाई कोर्ट्स हैं, हालांकि एक्स ने भी एक पिटीशन फाइल किया है सहयोग को, इन केसेस को सुन रहे हैं। जो MHA है उसको प्रोवाइड करनी चाहिए फुल डिटेल्स कि क्या क्या फीचर्स होंगे सहयोग पोर्टल के पब्लिक परयूजल के लिए। परयूजल का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से जांच के लिए, पब्लिक कैसे उसको जांच कर पाएगी, उस सबके फीचर्स होने चाहिए, पब्लिक उसको जांच कर ले, मतलब बेसिकली उसके लिए फीचर्स होने चाहिए, फीचर्स अवेलेबल होने चाहिए, सारी डिटेल्स पब्लिक को बताओ भाई। टू एंश्योर, इस बात को गारंटी करने के लिए कि ये जो सहयोग पोर्टल है ये बाईपास ना कर जाए, ये क्रॉस ना कर जाए
लीगल फ्रेमवर्क को, लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो ऑनलाइन कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए होता है। तो लास्ट में ऑथर ने फिर से वही बोला कि भाई तुम सहयोग पोर्टल की डिटेल्स बताओ, तुम सहयोग को मिसयूज़ तो नहीं कर रहे हो, तुम सहयोग को मिसयूज़ करोगे तुम अपनी पावर्स के बियॉन्ड जा रहे हो, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को वायलेट कर रहे हो। तो ऑथर की जो टोन है वो कैसी है? क्रिटिकल है सरकार को लेके। टोन कैसी क्रिटिकल है, और ऑथर ने पब्लिक को बोला है भाई केयरफुल हो जाओ, कुछ तो गड़बड़ चल रही है, रिस्क है। चलो क्वेश्चंस पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर बताएंगे। क्या रिस्क है? रिस्क वही है कि बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज को कंटेंट को रोकने की पावर मिल जाएगी। कोई सेफ गार्ड होगा नहीं, कोई प्रोटेक्शन होगा नहीं, सब कंटेंट को रोकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेक्शन 69A स्ट्रक्चर्ड क्यों था कंपेयर टू सेक्शन 79(3)B? चलो एक बार इनके कीवर्ड्स देख लेते हैं। 69A और 79(3)B में क्या डिफरेंस था? चलो कीवर्ड देखते हैं। सेवेंटी 73B में क्या था? 73B में क्रिएशन हो रहा है, अरे 79(3)B तो सहयोग पोर्टल का क्रिएशन हो रहा है, और 69A में क्या था? सेफ गार्ड्स थे। तो आंसर बता दो क्या होगा? तो 69A अलाउ करता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को चैलेंज कर सकते हैं, सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स के लिए नहीं। हाँ, 69A में एक रिटन जस्टिफिकेशन चाहिए था, अप्रूवल था पूरा प्रोसेस, जो कि 79(3)B में नहीं है। आप पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं, आप अगर किसी चीज़ को ब्लॉक कर रहे हो तो आप पहले जस्टिफाई करो आप क्यों ब्लॉक कर रहे हो। आप अप्रूवल लो उसको ब्लॉक करवाने का, तब जाके ब्लॉक होगा। जबकि 79(3)B का मतलब क्या? सहयोग पोर्टल। सहयोग पोर्टल जो बन रहा है उसमें ऐसा कोई भी अप्रूवल प्रोसेस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या प्रॉब्लम है सहयोग में? ये क्या करता है? फॉर्मल अपील कोई प्रोसेस नहीं है प्लेटफॉर्म्स के लिए जो अफेक्ट हो रहे हैं। ये यूजर्स को नोटिफाई नहीं करता जब उनका कंटेंट रिमूव किया जा रहा है। कोर्ट्स रिव्यू नहीं कर सकते। परमानेंट कंटेंट डिलीशन है। 69A में टेम्पररी ब्लॉकिंग थी। टेम्पररी ब्लॉकिंग के बारे में तो कहीं नहीं मेंशन ना कि 69A में टेम्पररी ब्लॉकिंग थी। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? इस क्वेश्चन को हम करेंगे एलिमिनेशन की हेल्प से। तो सबसे पहले उन ऑप्शंस को बिल्कुल हटा दो जो बिल्कुल ही नहीं हो सकते, तो उसकी हेल्प से आप आसानी से कर लोगे। टेम्पररी ब्लॉकिंग की तो कहीं बात ही नहीं हुई, तो ये तो नहीं हो सकता। चलो, कोर्ट रिव्यू नहीं कर सकते, कोर्ट को प्रिवेंट तो नहीं कर रहा, कोर्ट को तो डाल रहा है उसके, कोर्ट रिव्यू नहीं कर सकते कंटेंट टेक डाउन रिक्वेस्ट को, ऐसा भी कोई मैकेनिज्म नहीं लिखा हुआ। यूजर्स को नोटिफाई किया जाएगा नहीं किया जाएगा, इसके बारे में भी कोई बात नहीं हुई कि यूजर्स को बताएंगे नहीं बताएंगे उनका कंटेंट ब्लॉक हो रहा है या नहीं हो रहा। ये कोई फॉर्मल अपील प्रोसेस नहीं देता उन प्लेटफॉर्म्स को जो अफेक्ट हो रहे हैं। फॉर्मल ऐसा भी कुछ मेंशन नहीं है। आंसर इज ई, नन ऑफ द अबव। कोई भी ऑप्शन नहीं है। फ्लॉ क्या बताया है ऑथर ने पूरे पैसेज में? इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर होता है कि फ्लॉ ये है कि कोई भी मैकेनिज्म नहीं है जो रोक सके कंटेंट ब्लॉकिंग को पब्लिक के पास। फ्लॉ क्या है कि सरकार इसको मिसयूज कर सकती है किसी भी कंटेंट को हटाने के लिए। सो दीज आर द फ्लॉज दैट वर मेंशन्ड इन द पैसेज। इनमें से किसी के बारे में कुछ मेंशन ही नहीं था। हाँ, सबका गलत हो गया। चलो अब आ जाते हैं एक बहुत ही प्यारे आर्टिकल पे। इस आर्टिकल को पढ़ के आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड द आर्टिकल इज इट्स ओके टू नॉट बी ओके। ठीक है ठीक ना होना। चलो, बट उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगी सभी को एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ और, 30th से आपका नया परफेक्शन बैच स्टार्ट हो रहा है।
तो मेक श्योर करो कि आप लोग आज के आज एनरोल कर लो नए परफेक्शन बैच में। ग्रामर ग्रंथ देखना स्टार्ट कर दो। 40% का डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। तो बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे मैम 40% डिस्काउंट एक बार स्टार्ट करवा दो, तो 40% आपको सभी को डिस्काउंट मिल जाएगा नए परफेक्शन बैच में। बट मेक श्योर करो कि आप आज से ही परफेक्शन बैच को ज्वाइन करके क्लासेस को देखना स्टार्ट करो। 30th से नया स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले आपको ग्रामर ग्रंथ की क्लासेस देखनी है। ठीक है, चलो स्किमिंग करके मुझे मेन आइडिया बताएंगे एवरीवन। ऊपर ऊपर से पढ़िए और मेन आइडिया बताइए। मैम 30th का संडे है। हाँ बेटा 30th को ना जो इंट्रोडक्टरी वाली क्लास है ना वो आपकी अपलोड हो जाएगी। संडे इसलिए रखा है इस बार क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम इंट्रोडक्टरी वाली क्लास भी अपलोड होती है और नई क्लास भी सेम डे हो जाती है, तो दोनों एक साथ नहीं देख पाते। इसीलिए संडे को आपको इंट्रोडक्टरी वाली क्लास मिल जाएगी और फिर उसके बाद से आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी। चलो क्या लिखा है, लाइफ जर्नी है, उतार और चढ़ाव है, मोमेंट्स हैं। जब ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आएंगे ज़िंदगी में, लगेगा कुछ नहीं हो रहा है, सब कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, मुझसे नहीं हैंडल हो रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं क्या कर रहा हूँ। तो इन मोमेंट्स में याद रखो कि इट इज़ कम्प्लीटली ओके टू नॉट बी ओके। ये बात बहुत नॉर्मल सी है, ये हर किसी के साथ होती है। ठीक ना होना भी ठीक है। सोसाइटी प्रेशर डालती है कि आप हमेशा अच्छे दिखो, हमेशा पॉजिटिव दिखो, हर समय अच्छे दिखो, हर समय खुश दिखो, हर समय स्माइल करते हुए दिखो। लेकिन सच्चाई ये है कि हर किसी की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं। हर कोई खराब फील करता है, परेशान फील करता है, लॉस्ट फील करता है। तो इसको आपको अपनी कमज़ोरी मत समझो, इससे आप कमज़ोर नहीं हो रहे, इससे आप इंसान बन रहे हो। इमोशंस को दबाना, ये दिखाना कि सब कुछ सही है, हमेशा स्माइल करते रहना, ये आपको नुकसान पहुंचाता है। मानो अपनी स्ट्रगल्स को, और ये ना केवल एक सेल्फ अवेयरनेस का साइन है, ये आपका पहला कदम है हीलिंग की तरफ और आपकी ग्रोथ की तरफ। डिफिकल्ट समय हर किसी की ज़िंदगी का हिस्सा होता है, हर कोई उससे डील करता है अलग अलग तरीके से। कुछ अकेला बैठ के डील करते हैं, कुछ लोगों को लगता है अपने नज़दीकी लोगों से, अपने लव्ड वन से बात करें, उससे डील करते हैं। बट ये चीज़ हर किसी की ज़िंदगी में आती है, आप अकेले नहीं हो। तो उसको एडमिट करो, उसको अपनाओ। इससे आप कमज़ोर नहीं होते हो, इससे आप ह्यूमन बनते हो। चलो अगला पैसेज स्किमिंग करेंगे। मेन आइडिया क्या था, बिल्कुल सही बोला दिवेश कुमार ने, सुख दुख सब जिंदगी का हिस्सा है, एक्सेप्ट करो एंड मूव ऑन। अगला पैराग्राफ क्या कह रहा है, फैमिली से सपोर्ट लेना, फ्रेंड से सपोर्ट लेना, काउंसलर से सपोर्ट लेना कोई फेलियर का साइन नहीं होता है, ये आपकी स्ट्रेंथ दिखाता है। मदद मांगना एक बहुत ही करेजियस एक्ट होता है, इससे आपका नज़रिया बदलता है, आप कॉन्फिडेंट होते हो और आपको जो गाइडेंस चाहिए होती है वो गाइडेंस मिल जाती है। हर कोई अपने बर्डन को अकेले नहीं उठा सकता है या उसको उठाने नहीं है, और अगर आप किसी से हेल्प मांगते हो तो कुछ गलत नहीं है, वो आपको अच्छा ही फील करवाएगा। और नॉट ओके का मतलब ये नहीं है कि चीज़ें हमेशा वैसी रहेंगी। आज दिन खराब है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे के दिन खराब ही रहेंगे। इमोशंस टेम्पररी होते हैं, कुछ समय के होते हैं। जैसे डिफ़िकल्ट डेज आते हैं जाते हैं, जैसे डिफ़िकल्ट डेज आए हैं वैसे भी अच्छे दिन भी आएंगे। हीलिंग में ठीक होने में समय लगता है, कोई टाइमलाइन नहीं होती कि इतने दिन में आप दर्द से बाहर आ जाओगे, इतने दिन में आप प्रॉब्लम से बाहर आ जाओगे। हीलिंग टेक्स टाइम, बट हीलिंग होती ज़रूर है। खराब चीज़ के बाद अच्छे दिन आते ही आते हैं, हर रात के बाद सवेरा होता ही होता है। सेल्फ कंपैशन, अपने आप से प्यार करो, अपने आप को लेके काइंड रहो, अपने आप को फील करने दो, अपने आप को खुद से जज मत करो।
अपनी केयर करो, छोटे छोटे गोल्स सेट करो, छोटी छोटी अपनी जीतों को सेलिब्रेट करो, तो इन सब से आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। मुश्किल से मुश्किल दिन में भी अपने आप को याद दिलाओ कि बैड मोमेंट्स आपकी पूरी ज़िंदगी को डिफाइन नहीं करते हैं, और इससे आपको एक उम्मीद मिलेगी। तो पूरा पैराग्राफ क्या कह रहा है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है, अंधेरे के बाद रोशनी होती है, हीलिंग में टाइम लगता है, अपने आप से प्यार करो, छोटी छोटी अपनी विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करो, खुश रहो, अपनी केयर करो, छोटे छोटे गोल सेट करो, और ज़िंदगी को ज़िंदगी की तरह जियो। अपने आप को लेके कभी भी खराब फील मत करो। चल लास्ट पैराग्राफ। मैम इसी तरह के आर्टिकल का वेट करते हैं। वीक में हम एक दिन ऐसा आर्टिकल करेंगे, है ना, क्योंकि इमोशनल हेल्थ पे भी काम करना है हमें साथ में। अल्टीमेटली इम्पॉर्टेंट है कि बातचीत जो हम करते हैं अपनी मेंटल हेल्थ को लेके, इमोशनल हेल्थ को लेके, उसको नॉर्मलाइज करें। किसी को भी खराब फील नहीं करना चाहिए लॉस्ट होने के लिए कि वो उसकी मेंटल हेल्थ अगर थोड़ी सी ख़राब हो गई है तो इसमें कोई अशेम्ड होने की बात नहीं है। कोई इंसान दुखी है या कोई बहुत ज़्यादा इमोशन से भरा हुआ है तो इसमें कोई अशेम्ड होने की बात नहीं है। हर किसी की अपनी लड़ाई होती है, और ठीक है, हील करने में, सोचने में, अपने आप को दोबारा से स्ट्रांग बनाने में टाइम लगता है। इट इज़ वेरी नेचुरल। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसको याद रखना कि डिफ़िकल्ट इमोशंस हमेशा नहीं चलेंगे। समय के साथ, सपोर्ट के साथ, अपनी केयर के साथ चीज़ें अच्छी होती चली जाएंगी। बीइंग नॉट हो गए सिर्फ एक चैप्टर है आपकी ज़िंदगी की कहानी में, ये आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी की कहानी नहीं है। समझ आया पैसेज सभी को? चलो क्वेश्चंस का आंसर देंगे जल्दी से। अपनी स्ट्रगल्स को एक्नॉलेज करना क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये आपको किस में हेल्प करेगा? हील करने में हेल्प करेगा। आप इमोशन को दबाओगे नहीं, आप कभी दुखी फील नहीं करोगे नहीं, हाँ, आपको हीलिंग में और पर्सनल ग्रोथ को हेल्प करेगा। पूरी तरीके से आप मुश्किल चीज़ को अवॉइड कर पाओगे नहीं। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पैसेज क्यों कह रहा है कि डिफिकल्ट इमोशंस डू नॉट लास्ट फॉर एवर? क्यों? ऑथर ने इस चीज़ पे एम्फेसाइज क्यों किया? ऑथर ने इस चीज़ पे एम्फेसाइज इसलिए किया कि आपके अंदर एक उम्मीद आए कि अंधेरा है अभी, लेकिन बाद में उजाला आने वाला है। तो आपके अंदर एक उम्मीद का सेंस लाने के लिए आप खुद से प्यार करो, खुद को लेके बहुत काइंड रहो, खुद से अच्छी अच्छी बातें बोलो, इन सब चीज़ों के लिए आंसर इज बी। समझ आए दोनों आर्टिकल सभी को? चलिए, मैच द कॉलम्स, आंसर बताएंगे। जंप द गन, किसी काम को बहुत जल्दी स्टार्ट कर देना। बर्न द कैंडल एट बोथ हैंड्स, बहुत ज़्यादा काम करना। एलिफेंट इन द रूम, प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं कर रहा उसके बारे में। बाइट द हैंड दैट फीड्स यू, जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, मतलब जिसने आपको मदद किया उसी को नुकसान पहुंचाना। अंडर वन स्पेल, मतलब वो चीज़ आपने अचीव कर ली है। CEAP एंड D। यस, चलो 10 शब्द हैं, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी लोग कमेंट्स में लिखेंगे। आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखें ही लिखें। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर कोई अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। जो बच्चे मीनिंग्स लिखेंगे उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस नो मोर एन इल्यूजन बुक भी गिफ्ट करेंगे। उस बच्चे के घर वो बुक भिजवाई जाएगी। तो मेक श्योर करो कि सभी लोग कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखें। बेटा देखो, मेरी जिम्मेदारी क्या है? मेरी एक सिंपल सी जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी ये है कि जो बच्चे मेरी क्लासेस में आ रहे हैं, चाहे वो एडिटोरियल हो, चाहे वो परफेक्शन हो, वो सक्सेसफुल हो। और सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ एकेडमिक नॉलेज काम नहीं करती है, आपकी मेहनत काम नहीं करेगी। आपकी मेहनत सिर्फ आपको सक्सेस नहीं दिलाएगी, आपकी नॉलेज सिर्फ आपको सक्सेस नहीं दिलाएगी। सक्सेस पाने के लिए आपको अपनी लाइफ को भी सही तरीके से जीना होगा।
आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ फिनेंशियल सक्सेस नहीं होती है, आपको अपने इमोशंस का भी ध्यान रखना होगा, आपको अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखना होगा। तो आई वॉन्ट यू टू बी सक्सेसफुल, बट होलिस्टिकली सक्सेसफुल। होलिस्टिकली मीन्स हर फील्ड में आप सक्सेसफुल हो। आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हो, वो सिलेक्शन भी आपको मिले, आपके पेरेंट्स भी आपसे खुश रहें, आपके साथ आसपास के जितने लोग हैं वो भी आपसे खुश रहें, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे, आपके इमोशंस भी अच्छे रहे, आप पॉजिटिव भी रहो लाइफ में। तो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बिकम दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन। PQRS हम आज नहीं करेंगे, PQRS कल हम 2 PQRS कर लेंगे, है ना। कल के एडिटोरियल सेशन में वील डू 2 क्वेश्चंस ऑफ सेंटेंस रीअरेंजमेंट। और अच्छा एक चीज़ और, 40% डिस्काउंट के बारे में मैंने आपको बता दिया है, स्टार्ट हो गया होगा 40% डिस्काउंट का ऑफर। मैं आपको कोड बता देती हूँ, जस्ट मुझे 1 मिनट दो, किस कोड से आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको जो कोड लगाना है वो लगाना है, जस्ट 1 सेकेंड, NB40। तो आप NB40 कोड लगाओगे तो आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा परफेक्शन बैचेस पे। अगर आपको कंप्लीट सब्सक्रिप्शन भी लेना है तो कंप्लीट सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, सब पे आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कंप्लीट सब्सक्रिप्शन पे कोड मैं आप लोगों को बता दूंगी, अभी कोड मेरे पास नहीं आया है कंप्लीट सब्सक्रिप्शन का, उसका कोड भी मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, ठीक है। चलिए, तो सेशन यहीं पे एंड करते हैं। परफेक्शन की क्लास में आज थोड़ी सी क्लास लेट होगी परफेक्शन की, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे कितने बजे होगी, क्योंकि मुझे भी ट्रैवल करना है, वापस जाना है। तो परफेक्शन की क्लास आज थोड़ी सी लेट होने वाली है, आई विल इन्फॉर्म यू ऑन टेलीग्राम। और कोई दिक्कत दुविधा परेशानी, आई होप नहीं है किसी को भी कोई दिक्कत दुविधा परेशानी। हाँ, एरर डिटेक्शन के लिए हम पूरा 1 वीक रखेंगे, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स करेंगे, मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे। सो डोंट वरी, परफेक्शन क्लास में हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। चलिए, सेशन यहीं एंड करते हैं। 3 सेंटेंसेस सभी लोग मिलके बोलेंगे मेरे साथ ग्रैटिट्यूड के। थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी सच अ वंडरफुल लाइफ। थैंक यू गॉड फॉर माई पेरेंट्स, फॉर माई टीचर्स, फॉर माई फैमिली एंड ईच एंड एवरी वन इन माई लाइफ। Thank you God for making me physically, financially, mentally and emotionally strong. Thank you God for everything that you have given me, my parents, my teachers, my family and each and everyone in my life. Thank you God for all the opportunities that you have given me. Session end करते